गाइस हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल फ्यूचर बिल्डर। तो आज के इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस का लेक्चर सेकंड। ठीक है, और लेक्चर सेकंड को स्टार्ट करने के पहले 2 दिन पहले की क्लास जो थी उस वीडियो में, जो पिछली अपलोडेड वीडियो है, उस वीडियो में हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा था केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस का जितने भी बेसिक इंट्रोडक्शन टॉपिक है कि व्हाट इज केमिकल रिएक्शन, व्हाट इज केमिकल इक्वेशन, what is a balanced chemical equation and what is an unbalanced chemical equation। ये सारे को हमने बहुत अच्छे तरीके से उस वीडियो में पढ़ा था और वहाँ पे भी हमने जाना था कि हाउ टू बैलेंस इक्वेशंस। ठीक है, हमने बैलेंसिंग भी वहाँ पे सीखा था। ठीक है, तो शुरू करने के पहले हम देखते हैं व्हाट इज फ्यूचर बिल्डर। तो फ्यूचर बिल्डर क्या है? तो फ्यूचर बिल्डर एक चैनल है जो कि आपको स्टडी वीडियोस प्रोवाइड करती है विद प्रॉपर एक्सप्लेनेशन एंड सॉल्यूशन रिलेटेड टू इट। ठीक है, आपकी किसी भी प्रॉब्लम की यहाँ पे फास्टेस्ट सॉल्यूशन मिलती है। लेक्चर्स अकॉर्डिंग टू द सिलेबस होते हैं। ठीक है, फिर ये जो चैनल है वो साइंस, सोशल साइंस और मैथमेटिक्स चैप्टर, मैथमेटिक्स के चैप्टर क्लास 9 और क्लास 10 की कवर करती है। ऑलमोस्ट 60 प्लस वीडियोस ऑलरेडी अपलोडेड है इस चैनल पे। तो ये आपके लिए बहुत बड़ा हेल्प होगा अगर आप बोर्ड्स 2022 के लिए के एस्पिरेंट्स हो। ठीक है, यानी कि अगर आपका जो क्लास 10 का बोर्ड एग्जाम 2022 में होने वाला है, ठीक है, यानी कि अब जो बच्चे जो सेशन स्टार्ट कर रहे हैं उनके लिए बहुत हेल्प होगा, क्योंकि ऑलरेडी इस पे 60 प्लस वीडियोस अपलोडेड है और हमने शुरू कर दिया है अपने लास्ट वीडियो से जो सिलेबस था हमारा 2022 का। एंड दिस चैनल कैन बी योर बेस्ट ऑनलाइन स्टडी पार्टनर फॉर योर बोर्ड्स क्लास 9 एंड क्लास 10। ठीक है, तो शुरू करने के पहले हम देखेंगे हाउ टू कम्युनिकेट अस। ठीक है, ड्रॉप योर एनी प्रॉब्लम इन द कमेंट बॉक्स। ठीक है, और डीएम अस ऑन इंस्टाग्राम आईडी @futurebuilder2020। ठीक है, और यू कैन कॉन्टेक्ट अस ऑन फेसबुक पेज फ्यूचर बिल्डर। ठीक है, तो चैप्टर शुरू करने के पहले पिछली बार भी हमने देखा था कि जो हमारा सिलेबस है वो क्या क्या है, हमें क्या पढ़ना था। नेचर एंड बिहेवियर ऑफ केमिकल रिएक्शन, जो कि हमने पिछले वीडियो में कवर किया। ठीक है, आप जो बच्चे न्यू हो वो सर्च करेंगे केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस लेक्चर 1। ठीक है, फ्यूचर बिल्डर, तो वहाँ पे आपको जो लेक्चर है वो मिल जाएगा। व्हाट इज केमिकल इक्वेशन वहाँ पे हमने पढ़ा था। व्हाट इज बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन ये भी पढ़ा था। implication of a balanced chemical equation means why if chemical equation is mean balance। ठीक है, why it is necessary to balance a chemical equation। ठीक है, क्योंकि हमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को वहाँ पे मेंटेन करना होता है। आज के इस लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। ठीक है, इसमें हम पढ़ने वाले कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, इसी में आएगा हमारा एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और करने वाले हैं पिछले क्लास के कुछ इंडेक्स क्वेश्चंस जो कि एनसीईआरटी में पेज नंबर 6 में। ठीक है, पेज नंबर 6 के जो इंडेक्स क्वेश्चन है वो भी आज हम इस लेक्चर में देखेंगे। और ये जो बाकी के रिएक्शंस है वो हम अगले लेक्चर में देखेंगे, जहाँ पे हमारा ये चैप्टर जो है वो कंप्लीट होगा। तो ये बेसिकली इस चैप्टर का लेक्चर सेकंड है, जहाँ पे हम लोग टाइप्स ऑफ रिएक्शन में कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, एंडोथर्मिक, एक्सोथर्मिक रिएक्शन और कुछ इंडेक्स क्वेश्चन एनसीईआरटी के देखने वाले हैं। तो लेक्चर शुरू करते हैं। तो शुरू करने के पहले हम देखते हैं मोटिवेशन। तो हमारा आज का मोटिवेशन है लिटिल प्रोग्रेस ईच डे एड्स अप टू बिग रिजल्ट्स। यानी आप डेली डेली थोड़ी थोड़ी मेहनत करोगे, डेली पढ़ोगे, ठीक है, धीरे धीरे प्रोग्रेस करोगे तो आपका जो रिजल्ट होगा वो बहुत बड़ा रिजल्ट होगा आपके लाइफ में। जो आपका रिजल्ट आएगा वो बहुत अच्छा, बहुत बेहतरीन होगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने के पहले लास्ट क्लास में हमने देखा था केमिकल रिएक्शन, केमिकल इक्वेशंस, हमने बिल्कुल भी बेसिक से स्टार्ट किया था। तो लास्ट क्लास के बेसिस पे ही यहाँ पे कुछ इंटेक्स क्वेश्चंस है जो कि एनसीईआरटी से उठाए गए हैं, पेज नंबर 6 के क्वेश्चंस। ठीक है, पिछले अगर कोई बच्चे न्यू है यहाँ पे जो लेक्चर डायरेक्ट सेकंड लेक्चर अटेंड कर रहे हैं, तो आप इस पार्ट को स्किप करके आप आगे पढ़ सकते हो। तो इंटेक्स क्वेश्चन का जो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, why should a magnesium ribbon be cleaned before burning in air। यानी कि जो मैग्नीशियम रिबन हम वहाँ पे जला रहे थे मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाने के लिए, तो उसे साफ करने की क्यों जरूरत पड़ी थी। तो हमने देखा था कि जो हमारा मैग्नीशियम है वो हवा में प्रेजेंट, ठीक है, एयर में प्रेजेंट कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके क्या बना लेता है, मैग्नीशियम कार्बोनेट बना लेता है। इस वजह से जो होता है, जो हमारा रिएक्शन है वो ऑक्सीजन के साथ अच्छे से नहीं करेगा, क्योंकि वो पहले से मैग्नीशियम कार्बोनेट को बना के रखेगा। इसी वजह से हमें पहले मैग्नीशियम के का जो रिबन था उसे साफ करने की जरूरत थी। तो हमारा आंसर क्या है, बिफोर बर्निंग इन एयर द मैग्नीशियम रिबन इज क्लीन्ड बाय रबिंग विद सैंड पेपर। सैंड पेपर की मदद से उस मैग्नीशियम रिबन को हमें साफ करना पड़ता है, ताकि ये जो रिबन था ऑलरेडी जो कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट करके एक मैग्नीशियम कार्बोनेट का जो लेयर बना चुका है, इसको हटा के हम प्योर मैग्नीशियम लाके और फिर उसे ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करा सके। ठीक है, दिस इज डन टू रिमूव द प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ बेसिक magnesium carbonate from the surface of the magnesium ribbon। ठीक है,
सेकेंड क्वेश्चन हम देखते हैं, राइट अ बैलेंस्ड इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शंस। यहाँ पे कुछ 3 केमिकल इक्वेशंस दिए गए हैं, ठीक है, जो कि वर्ड्स में दिए गए हैं, जिन्हें हमें सिंबल में लिखना है और फिर बैलेंस करना है। लास्ट क्लास में हमने सीखा था कि हम कैसे करते हैं बैलेंस रिएक्शन को। तो देखिए यहाँ पे क्या हमें दिया, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन यानी H2, ठीक है। हाइड्रोजन को पीरियोडिक टेबल में हम कैसे दिखाते हैं, H2 से। क्लोरीन को कैसे दिखाते हैं, Cl2 से, ठीक है। और यहाँ पे हमारे क्या बन रहा है, HCl बन रहा है। क्या बन रहा है, HCl, हाइड्रोजन क्लोराइड को हम क्या कहते हैं, HCl। तो आप यहाँ पे देख सकते हो जो बैलेंसिंग इक्वेशन था, बैलेंसिंग इक्वेशन में हमें क्या देखा था कि लेफ्ट साइड, ठीक है, और राइट साइड, दोनों साइड जो हमारा नंबर ऑफ एटम है वो सेम होना चाहिए। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि जो हमारा हाइड्रोजन है वो कितना है, यहाँ पे 2 है, ठीक है। क्लोरीन भी कितना है, 2 है। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, जो कि बताता है मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, तो इसको मैनेज करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, यहाँ पे इक्वेशन को बैलेंस करना पड़ता है। इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए हमें यहाँ पे भी 2 हाइड्रोजन और 2 क्लोरीन चाहिए, राइट साइड में भी, तो हम मल्टीप्लाई कर देते हैं यहाँ पे 2 से। तो ये जो हमारा HCl है, ठीक है, वो 2HCl यहाँ पे हो जाता है। इसके बाद हम देखते हैं जो सेकंड इक्वेशन है हमारा, वो है बैरियम क्लोराइड का, जब हम रिएक्शन कराते हैं एल्यूमिनियम सल्फेट से। तो जो बैरियम क्लोराइड की फॉर्मूला होती है वो होती है BaCl2, ठीक है, और एल्यूमिनियम सल्फेट की फॉर्मूला होती है Al2SO4 का होल थ्राइस। तो हमें मिलता है बैरियम सल्फेट यानी कि BaSO4 और एल्यूमिनियम क्लोराइड यानी कि AlCl3। तो यहाँ पे हमें इसको बैलेंस करना था, ठीक है। तो हम इसको कैसे बैलेंस करेंगे, तो सबसे पहले हम देखते हैं, जब कोई भी बड़ा इक्वेशन हमारे पास रहता है तो हम इसे हिट एंड ट्रायल की मदद से बैलेंस करते हैं। और हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि जहाँ पे जो नंबर एटम का ज्यादा होता है हम वहां से बैलेंसिंग स्टार्ट करते हैं। जैसे यहाँ पे आप ऑक्सीजन से, जो ऑक्सीजन है यहाँ पे 12 है, तो आप यहाँ पे ऑक्सीजन से स्टार्ट करोगे, क्योंकि सबसे ज्यादा इस पूरे इक्वेशन में जो सबसे ज्यादा है वो ऑक्सीजन, ठीक है। तो यहाँ पे ऑक्सीजन क्या है, 4 है, और बाहर में क्या लिखा है, 3, तो 4 इंटू 3 क्या होगा, 12। तो यहाँ पे आपको राइट साइड में भी 12 ऑक्सीजन चाहिए। तो यहाँ पे BaSO4 में आप देख सकते हो कि यहाँ पे ऑक्सीजन 4 है, ठीक है। तो 12 लाने के लिए आपको 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3 से, ठीक है। 4 मल्टीप्लाई आप 3 से करोगे तब आपको 12 ऑक्सीजन मिलेगा। तो उसको मल्टीप्लाई करने के लिए आपको इस पूरे इक्वेशन के सामने क्या लगा दोगे, 3। क्या लगा दोगे, 3। इसके बाद देखते हैं हम कि जो बैरियम है वो भी 3 होना चाहिए। कि ये राइट साइड में बैरियम 3 हो गया, इसके कारण जब हमने इसको मल्टीप्लाई किया 3 से, तो हम लेफ्ट साइड में भी बैरियम को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद 3 से जब ये 3 मल्टीप्लाई हुआ क्लोरीन में भी, तो ये 3 इंटू 2 कितना हुआ, 6 क्लोरीन हो गया। क्या हो गया, 6 क्लोरीन। तो 6 क्लोरीन के लिए हमें यहाँ पे भी मेंटेन करना पड़ेगा। तो AlCl3 है, क्या है यहाँ पे, AlCl3। तो हमें इसे 6 करना है, तो 6 करने के लिए हम यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तभी ये 2 इंटू 3 क्या होगा, ये होगा 6, ठीक है। अब हमें चाहिए 2 एल्यूमिनियम, तो देखिए यहाँ पे लेफ्ट साइड में 2 एल्यूमिनियम है। तो इस तरीके से जो हमारा कोई भी इक्वेशन है वो बैलेंस्ड होता है। इसके पिछले लेक्चर में बैलेंसिंग की जो ये लॉ है वो बहुत अच्छे से समझाई गई है। कभी भी हम वहां से स्टार्ट करते हैं जो कि नंबर ऑफ एटम सबसे ज्यादा है, पहले हम उसको बैलेंस करना शुरू करते हैं, फिर उसके हिसाब से हम अदर एटम को बैलेंस करते हैं, ठीक है। आई होप क्लियर है। जो हमारा थर्ड इक्वेशन है वो ये है कि सोडियम जो है वो H2O के साथ यानी वाटर के साथ रिएक्ट करके सोडियम हाइड्रोक्साइड बना रहा है और हाइड्रोजन दे रहा है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो H2O है, ठीक है, पहले इसको हम सिंपली कैसे लिखें, हम इसको सिंपली ऐसे लिख सकते हैं, Na plus H2O gives NaOH plus H2, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे H2 है, यहाँ पे भी H2 है, NaOH में O एक है, ठीक है, O एक है, बट यहाँ पे क्या है, एक और H है, ठीक है। तो यहाँ पे 3, यहाँ पे क्या हो गया, 3H हो गया, ठीक है, और यहाँ पे 2 ही H है। तो क्यों ना हम इसको क्या कर दे, क्यों हम इसको क्या कर दे, इसको हम 4 कर सकते हैं, ठीक है। जैसे एक सेकेंड यहाँ पे देखिए, जो ये H है, एक 1H है और ये 2H है, ठीक है, और इधर साइड में हमारे पास कितना है, 2 है। तो क्यों ना हम इसे 4 कर दे, ठीक है। तो 2 से इधर मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, और 2 यहाँ पे है और 2 से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, और फिर हम उसके अकॉर्डिंग जो दूसरा एटम है उसको हम बैलेंस कर लेंगे, ठीक है। इस तरीके से हमारा होता है बैलेंसिंग। अब हम देखते हैं, यहाँ पे बताया जा रहा है कि राइट ए बैलेंस्ड इक्वेशन विद स्टेट सिंबल्स फॉर फॉलोइंग रिएक्शंस। तो पहला बता रहा है कि बैरियम क्लोराइड यानी कि BaCl2 आपको लेना है, और लेना है साथ में सोडियम सल्फेट, ठीक है, और इसका स्टेट भी लिखना है। तो बैरियम क्लोराइड जो होता है वो सॉलिड होता है, और Na2SO4 भी क्या होता है, सॉलिड होता है। कॉपी पे आप नोट करते जाएंगे। तो हमें यहाँ पे मिलता है इनसॉल्युबल बैरियम सल्फेट, यानी कि ये भी सॉलिड होता है, ठीक है, और मिलता है NaCl, ठीक है, और NaCl भी सॉल्ट होता है जो कि हमारा सॉलिड होता है। इस तरीके से है। तो हम यहाँ पे एक एक करके बैलेंस करेंगे, ये आसान है बिल्कुल, इसको बैलेंसिंग आप लोग भी कर सकते हैं, ठीक है। तो जो कम्प्लीटली रिएक्शन है वो हमारा ये आएगा,
ठीक है। फिर जो सेकंड क्वेश्चन है, सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन इन वाटर रिएक्ट्स विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है। NaOH है, NaOH को लेके HCl के साथ रिएक्ट करा रहे तो हमें मिल रहा है सोडियम क्लोराइड यानी NaCl और H2O। NaOH क्या है, NaOH आपका हो गया एक्वस, ठीक है। HCl हो गया आपका लिक्विड, ठीक है, और NaCl आपका सॉलिड हो जाएगा और H2O क्या हो गया, लिक्विड हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसका स्टेट भी लिख लेंगे और देख लेंगे यहाँ पे एक सोडियम है, राइट साइड में भी एक सोडियम है, क्लोरीन एक है, यहाँ पे भी क्लोरीन एक है, यहाँ पे H एक है, यहाँ पे H2 है और यहाँ पे भी एक है, ठीक है। 1 और 1 2 और यहाँ पे भी 2। तो ये जो इक्वेशन है वो ऑलरेडी आपको बैलेंस्ड मिलेगा, ठीक है। तो इस तरीके से जो पेज नंबर 6 है ये जो है इसका पर्टिकुलर सॉल्यूशन है, ठीक है। आप इसको अच्छे से नोट कर लेंगे कॉपी पे, ठीक है। अब हम यहाँ से शुरू करते हैं अपना आज का लेक्चर, जो कि है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में हमें पढ़ना है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, एक्सोथर्मिक, एंडोथर्मिक रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, उसके अंदर न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस, जिसमें हम आज की क्लास में पढ़ेंगे डिकम्पोजिशन रिएक्शन सब, यानी कि कॉम्बिनेशन, एक्सोथर्मिक, एंडोथर्मिक और डिकम्पोजिशन रिएक्शंस हमें आज की क्लास में पढ़ना। और ये जो पर्टिकुलर टॉपिक है ये हमारे नेक्स्ट लेक्चर में कवर होगा और फिर हमारा जो चैप्टर है वो खत्म हो जाएगा और फिर एनसीईआरटी की क्वेश्चन आंसर्स कराई जाएंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन होता क्या है, ठीक है। तो देखिए हमने क्या पढ़ा था कि कभी भी कोई रिएक्शन होता है तो उसमें हमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की जरूरत होती है, ठीक है। यानी कि जो हमारे पास सब्सटेंस होता है उसे हम कहते हैं रिएक्टेंट और जो हमारा प्रोडक्ट होता है, जो हमें न्यू सब्सटेंस मिलता है उसे हम कहते हैं प्रोडक्ट, ठीक है। हम रिएक्टेंट को लेफ्ट साइड में लिखते हैं और प्रोडक्ट को राइट साइड में लिखते हैं, ठीक है। तो ऐसे रिएक्शंस जिसमें दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट आपस में कंबाइन होकर सिर्फ एक प्रोडक्ट बनाए, ठीक है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे नंबर ऑफ रिएक्टेंट्स कितने हैं आपके पास, ए एक हो गया और बी दो हो गया, यानी आपके पास रिएक्टेंट दो है और प्रोडक्ट कितना बन रहा, ए बी, एक ही प्रोडक्ट बन रहा। तो जहाँ पे ऐसा रिएक्शंस जहाँ पे दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट आपस में कंबाइन करके सिर्फ एक प्रोडक्ट बनाए, ऐसे रिएक्शंस को हम कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ऐसे रिएक्शंस को हम क्या कहते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इसके नाम से भी आपको दिख रहा है, कॉम्बिनेशन यानी कंबाइन करना, ठीक है। कॉम्बिनेशन यानी कंबाइन करना। तो अगर सपोज कि आपके पास दो पार्टिकल है, ठीक है, यानी कि आप सपोज आप जो ये हमारा आटा होता है, ठीक है, हम रोटी बनाते हैं तो उसका हम छोटा छोटा बॉल करते हैं। तो आपने दो आटा का बॉल लिया और इसको आपस में कंबाइन कर दिया और एक बना दिया, तो ये क्या हो गया, हमारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जांपल, ठीक है। तो आप दो या दो से ज्यादा जब आप रिएक्टेंट लेते हो और उसको कंबाइन करके एक प्रोडक्ट मिलता है, वो प्रोडक्ट कितना मिलता है, सिर्फ सिंगल प्रोडक्ट मिलता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जिस एग्जांपल में जब हम मैग्नीशियम को जलाते हैं एयर के प्रेजेंस में जहाँ पे होता है ऑक्सीजन, तो वहाँ पे मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है, जो कि हमने पिछले क्लास में भी ये जो एग्जांपल है वो पढ़ा था, ठीक है। मैग्नीशियम का हमने रिबन लिया था, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जला तो हमें क्या मिला, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि आपके पास रिएक्टेंट कितना, आपके पास रिएक्टेंट दो है। कौन कौन से रिएक्टेंट है, एक पहला क्या है आपका मैग्नीशियम और दूसरा क्या है ऑक्सीजन। ये दोनों आपस में रिएक्ट करके आपका क्या बना रहा है, एक प्रोडक्ट, जो कि है MgO, सिर्फ सिंगल प्रोडक्ट बना रहा है, ये है MgO, ठीक है। और यहाँ पे ये बैलेंसिंग की गई है और ये यहाँ पे जो बगल में S और G है, ये इसकी जो स्टेट है वो मेंशन की गई है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कैसे जो कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके मैग्नीशियम ऑक्साइड से सिर्फ सिंगल प्रोडक्ट बना के कॉम्बिनेशन रिएक्शन कर रहा है। तो ये एग्जांपल हो गया कॉम्बिनेशन रिएक्शन का, ठीक है। साथ में हम देखते हैं एक और कॉम्बिनेशन रिएक्शन का इक्वेशन, बट ये व्हाइट कलर इस वजह से इनको चेंज करना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। तो हम देखते हैं यहाँ पे कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है। लास्ट क्लास में भी हमने ये पढ़ा था कि जब हमने क्विक लाइम लिया था, क्विक लाइम यानी कि हम घर के लैंग्वेज में से क्या कहते हैं, चूना, ठीक है। जब हमने क्विक लाइम लिया जिसका फॉर्मूला था COO, CaO, Ca यानी कैल्शियम और O फॉर ऑक्सीजन, जो कि होता है सॉलिड, और इसको जब हम पानी में डिसॉल्व कर रहे थे तो वहाँ पे हमें स्लेक लाइम मिल रहा था। स्लेक लाइम की फॉर्मूला क्या होगी, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की होल ट्वाइस, ठीक है, होल ट्वाइस। तो और साथ में हमें बहुत सारा हीट मिल रहा था। हीट यानी कि जब मैंने बताया कि जब आप चूना को पानी में डालोगे और जब कंटेनर को टच करोगे तो आपका हाथ जल जाएगा, ठीक है, वो वहाँ पे बहुत ज्यादा हीट प्रोड्यूस करता है। इस तरीके से आप देख रहे हैं कि आपने क्या किया, आपने लिया क्विक लाइम और आपने लिया वाटर, यानी कि आपके पास रिएक्टेंट कितना है, दो, और आपको सिर्फ क्या मिल रहा है, स्लेक लाइम, यानी कि आपको सिर्फ एक प्रोडक्ट मिल रहा है, ठीक है, स्लेक लाइम, और साथ में हीट मिल रहा है। हीट जो है वो आपका प्रोडक्ट नहीं है, वो
आपको प्रोडक्ट में बाई प्रोडक्ट यानी कि साइड से जो एनर्जी मिलने वाला है वो है हीट आपका, तो ये प्रोडक्ट में नहीं आया, ठीक है। तो आपको प्रोडक्ट में सिर्फ एक सिंगल प्रोडक्ट मिल रहा है, वो है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो कि है स्लेक लाइम। तो ये भी जो एग्जांपल है हमारा कैल्शियम जो क्विक लाइम को जब हम वाटर में डिसॉल्व करके स्लेक लाइम बनाते हैं, तो ये जो हमारा एग्जांपल है वो किस रिएक्शन के तहत आता है, वो आता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन के अंडर में, यानी कि ये भी हमारा एक एग्जांपल है कॉम्बिनेशन रिएक्शन का, ठीक है। अब हम कुछ और कॉम्बिनेशन रिएक्शंस देख सकते हैं, जैसे बर्निंग ऑफ कोल, ठीक है, कोयला को जलाना, ठीक है। उस केस में क्या होता है, जो हमारा कोल होता है वो पूरे कार्बन का होता है और वो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलता है जो कि गैस होता है, ठीक है। और ये जल के क्या बनाता है, उसमें से जो धुआं निकलता है वो क्या किस चीज का होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का। तो यहाँ पे आपने रिएक्टेंट में लिया कार्बन और साथ में आपने रिएक्टेंट में लिया ऑक्सीजन और आपको क्या मिला, एक सिंगल प्रोडक्ट मिला जो कि है कार्बन डाइऑक्साइड। तो इस वजह से ये क्या हो गया, ये किसका फॉर्म हो गया, ये हो गया कॉम्बिनेशन रिएक्शन का फॉर्म, ठीक है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन का ये फॉर्म हो गया। अब हम देखते हैं दूसरा एग्जांपल जो कि हमारा फॉर्मेशन ऑफ वाटर फ्रॉम H2 एंड O2। H2 और O2 को मिला के जब हम वाटर का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है, तो हमने रिएक्टेंट में क्या लिया, हाइड्रोजन गैस लिया और क्या लिया, ऑक्सीजन गैस लिया, और हमें क्या मिल रहा है, प्रोडक्ट में एक प्रोडक्ट मिल रहा है जो कि हमारा H2O, ठीक है, जो कि लिक्विड है, एक सिंगल प्रोडक्ट मिल रहा है। तो ये हमारा एग्जांपल हो गया कॉम्बिनेशन रिएक्शन का। आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है, राइट द डेफिनेशन ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन एंड राइट सम एग्जांपल्स रिलेटेड टू इट। तो आपका एग्जांपल अगर एनसीईआरटी बेस्ड होता है, अगर यहाँ से होता है, हमारे नोट्स एनसीईआरटी बेस्ड है, अगर यहाँ से होता है आपका एग्जांपल, तो आपके जो एग्जाम में है वो फुल में फुल मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन पढ़ने के बाद हम आते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन की तरफ, जहाँ पे जो इसका डेफिनेशन होता है वो होता है रिएक्शंस इन व्हिच वन कंपाउंड decomposes into or more compounds element are known as decomposition reaction। जो कॉम्बिनेशन रिएक्शन था उसके नाम से आपको पता चल रहा था कि यहाँ पे दो चीजें कंबाइन हो रही, बट यहाँ पे अगर आपको मैं सेम एग्जांपल दूं, अगर आपने एक आटा का बॉल लिया और इसको दो बॉल्स में तोड़ दिया, ठीक है, जब आप रोटी बनाते हो तो आप आटा का बॉल्स बनाते हो, ठीक है, फिर आपने उसको दो में तोड़ दिया, यानी यहाँ पे तोड़ रहे हो आप। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में दो रिएक्टेंट एक प्रोडक्ट में बनता था, जबकि ये जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन है इसमें एक रिएक्टेंट, ठीक है, एक रिएक्टेंट टूट के दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट देगा, ठीक है। रिएक्शन से मतलब ऐसे रिएक्शन जिसमें कोई भी एक कंपाउंड या फिर कोई भी एक रिएक्टेंट टूटता है कितने प्रोडक्ट्स में, दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट्स में, तो उस टाइप के रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। जैसे हमने वहां पे पढ़ा था कि जो हमारा ए था रिएक्टेंट था, जो हमारा बी था रिएक्टेंट था, और ये दोनों कंबाइन होके मिल रहा था, हमें क्या मिल रहा था, ए बी। तो यहाँ पे हो रहा था कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जबकि यहाँ पे जो हमारा ए बी है, ठीक है, वो एक बड़ा सा आटा का बॉल है, ठीक है, यानी कि हमारा एक रिएक्टेंट, ठीक है, रिएक्टेंट कितना है, सिर्फ सिंगल रिएक्टेंट है, और ये रिएक्टेंट टूट के आपको दो प्रोडक्ट दे रहा है, वो है ए और बी, ठीक है। तो जहाँ पे आपको दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट मिले वैसे रिएक्शंस क्या होते हैं, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। और जहाँ पे आपके दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट मिलके एक सिंगल प्रोडक्ट बनाए वैसे रिएक्शंस क्या होते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है। एक डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज जस्ट द अपोजिट ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन, यानी कि आपने जैसे पढ़ा, आपने एग्जांपल में क्या लिया कि आपने दो आटा के बॉल को एक आपस में जोड़ के एक आटा का बॉल बनाया, यानी कि एक प्रोडक्ट बनाया, तो ये आपका क्या हो गया, तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जबकि इसी सेम आटा के बॉल को आपने दो में तोड़ दिया, ठीक है, यानी कि आपने एक आटा का बॉल लिया उसको दो में तोड़ दिया, तो इस तरीके के रिएक्शंस कैसे हो जाते हैं, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, जहाँ पे एक सिंगल रिएक्टेंट दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट में टूटता है, ठीक है, वहां से आपको दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट मिले, ठीक है। जैसे एग्जांपल हम देखते हैं कि जब हम कैल्शियम कार्बोनेट लेते हैं, ठीक है, कैल्शियम की जो ये पीरियोडिक टेबल में सिंबल होती है वो होती है Cu, ठीक है। तो जब आप कैल्शियम कार्बोनेट लेते हैं जो कि होता है सॉलिड, क्या होता है, सॉलिड, कैल्शियम कार्बोनेट लेते हो जो CO3 जो होता है इसको हम कार्बोनेट कहते हैं, ठीक है। तो ये होता है सॉलिड, तो इसको जब हम हीट करते हैं, ठीक है, इसको जब हम गर्म करते हैं तो गर्म होने पे ये दो प्रोडक्ट में टूटता है। यहाँ पे हमने एक रिएक्टेंट लिया, वो क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट, तो ये दो प्रोडक्ट में टूटता है, वो है कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है, और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड, जहाँ पे कैल्शियम ऑक्साइड सॉलिड हो गया और कार्बन डाइऑक्साइड गैस के तौर पे निकल जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि आपने एक कैल्शियम कार्बोनेट रिएक्टेंट लिया और आपके दो प्रोडक्ट में टूटा, जो कि था कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। तो इस तरीके से ये एक एग्जांपल है डिकम्पोजिशन रिएक्शन का। अगर आप इसी रिएक्शन को वर्ड्स में लिखो तो कैल्शियम कार्बोनेट इज ब्रेकिंग डाउन इनटू कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। सो दिस वन इज द एग्जांपल ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन। नाउ ये आपको बता रहा है, हैव यू नोटिस्ड दैट द ग्रीन कलर ऑफ द फेरोसल्फेट क्रिस्टल्स हैव चेंज्ड। देखो, आप एक रिएक्शन आपको करना है, ठीक है, अगर आप लैब
प्रेफर कर पा रहे हो तो आप लैब में कर लो, वो भी सही है, या फिर आप समझ लो थ्योरेटिकली तो वो भी सही है। यहाँ पे आपको दिया जा रहा है फेरस सल्फेट, ठीक है, क्या दिया है, फेरस सल्फेट, जिसका फॉर्मूला होता है FeSO4 जो कि होता है सॉलिड। तो जब आप इस फेरस सल्फेट को हीट करते हो, हीट का जो शॉर्ट फॉर्म है वो ऐसे ट्रायंगल से भी दिखाते हैं, ठीक है, जब आप इसको हीट करते हो तो ये टूटता है फेरिक ऑक्साइड, ठीक है, Fe2O3 फेरिक ऑक्साइड, और SO2 सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकालता है साथ में, और सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस में निकलता है, SO3 गैस में निकलता है। यानी कि आपके पास जो रिएक्टेंट था यहाँ पे क्या था, यहाँ पे था फेरस सल्फेट, ठीक है, यानी कि सिर्फ सिंगल रिएक्टेंट था आपके पास, और इसको जब हीट किया जा रहा तो ये ब्रेक डाउन हो रहा दो से ज्यादा, ठीक है, तीन तीन प्रोडक्ट में। प्रोडक्ट कौन कौन से, फेरिक ऑक्साइड हो गया, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड हो गया, ठीक है। तो जब ये रिएक्शन होता है तो ऐसा होता है कि इस रिएक्शन का कलर भी चेंज होता है और इसमें से एक स्मेल भी आता है। तो ये बता रहा है कि क्या जब आप रिएक्शन कर रहे थे तो आपने नोटिस किया कि यहाँ पे कलर भी चेंज होता है, तो वो कलर क्यों चेंज होता है, और ये जो स्मेल है तो वो स्मेल क्यों आता है। तो देखिए, जो सल्फर डाइऑक्साइड होता है इसका फाउल स्मेल होता है, ठीक है, ये जो गैस होता है इसका स्मेल फाउल होता है। तो जब भी ये जो रिएक्शन है इसमें एक रिएक्टेंट है, ये टूट रहा दो से ज्यादा में, ठीक है, तो ये क्या हो गया, टाइप ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो गया। यहाँ पे क्या एग्जांपल है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन का एग्जांपल है। तो जो स्मेल आता है वो सल्फर डाइऑक्साइड की वजह से आता है, क्योंकि इसका स्मेल फाउल होता है, क्योंकि इसके टूटने पे सल्फर डाइऑक्साइड निकल रहा है। और जो कलर होता है यहाँ पे क्या है कि जब डिकम्पोजिशन रिएक्शन होता है तो जो फेरस सल्फेट होता है इसके पास वाटर होता है 7H2O मॉलिक्यूल, ठीक है, एक के पास कितने मॉलिक्यूल, 7H2O मॉलिक्यूल्स के वाटर होते हैं, ठीक है, 7H2O होते हैं एक के पास। तो जब हीट होता है तो ये वाटर निकलता है, इसी की वजह से इसका जो क्रिस्टल का कलर है वो चेंज हो जाता है, ठीक है, इसका जो क्रिस्टल का कलर है वो चेंज हो जाता है, जो ग्रीन कलर का क्रिस्टल रहता है वो चेंज हो जाता है। तो इस तरीके से ये जो है वो एक टाइप ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, बट क्योंकि ये एनसीईआरटी में मेंशन कर दिया गया अच्छी तरीके से कि जब फेरस सल्फेट जो है वो हीट करने पे ब्रेक डाउन हो रहा है फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड में, तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि उस रिएक्शन, उस पर्टिकुलर रिएक्शन में जो फाउल स्मेल था, जो स्मेल आ रहा था वो किस गैस की वजह से आ रहा था, तो वो आ रहा था सल्फर डाइऑक्साइड की वजह से। और जो चेंज इन कलर हो रहा था वो किस वजह से हो रहा था, तो वो इस वजह से हो रहा था क्योंकि जो फेरस सल्फेट है उसमें 7 मॉलिक्यूल ऑफ H2O होता है, तो हीट करने पे इस ये जो मॉलिक्यूल है H2O के वो उड़ जाते हैं, इवोपोरेट कर जाते हैं, जिस वजह से इसका क्रिस्टल का कलर ग्रीन कलर से चेंज हो जाता है, वहाँ पे आपको चेंजमेंट ऑफ कलर देखा जाता है। पिछले क्लास में हमने ये भी पढ़ा था कि केमिकल रिएक्शन में क्या क्या देखा जा सकता है, उसमें से गैस निकलते हुए देख सकते हैं, उसके कलर में चेंज नोटिस कर सकते हैं, उसके टेम्परेचर में चेंज नोटिस कर सकते हैं, वगैरह वगैरह, ठीक है। इस तरीके से एक और एग्जांपल है डिकम्पोजिशन का, वो ये है कि आप जब लीड नाइट्रेट, लीड होता है, ठीक है, लीड आपने सुना होगा, ठीक है, लीड को पीरियोडिक टेबल में पीबी से दिखाते हैं, किससे, पीबी से, लीड एक एलिमेंट है, ठीक है। तो ये जो मैगी की केस बैन हुई थी कि मैगी बैन हो रही थी, तो मैगी इसलिए बैन हो रही थी क्योंकि उसके मसाला में थोड़ा बहुत लीड का जो अमाउंट था वो पाया गया था, ठीक है, जो कि हमारे बॉडी के लिए बहुत हार्मफुल होता है। अगर इसका जो ये परसेंटेज है वो हमारे बॉडी में बढ़ जाए तो ये हमारे हमें कॉन्शियसनेस या कोमा में छोड़ सकता है, ठीक है। तो लीड नाइट्रेट को लेता है, और लीड नाइट्रेट को जब हम हीट करते हैं तो वहाँ पे हमारा मिलता है लीड ऑक्साइड, ठीक है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और O2। तो ये जो रिएक्शन है जब हमने लीड नाइट्रेट को लिया, ठीक है, लीड नाइट्रेट को हीट किया तो वहाँ पे हमें क्या मिला, लीड ऑक्साइड, ठीक है, और क्या मिला हमें, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, और क्या मिला, ऑक्सीजन। तो यहाँ पे हमने कितना रिएक्टेंट लिया, एक रिएक्टेंट लिया, और हम इसे ब्रेक कर रहे हैं कितने रिएक्टेंट में, 3 रिएक्टेंट में। तो जब हमारे पास एक रिएक्टेंट हो और उसे हम 2 या 2 से ज्यादा में ब्रेक करें तो उस टाइप के जो रिएक्शंस क्या होते हैं, डिकम्पोजिशन रिएक्शंस होते हैं। तो ये भी हमारा एग्जांपल किसका है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन का। अब जो हमारा डिकम्पोजिशन और कॉम्बिनेशन रिएक्शन होता है उसके अंडर में आता है दो रिएक्शंस, वो है एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक। यानी कि ये पर्टिकुलर कुछ रिएक्शंस है जो कि हीट के बेसिस पे नापे जाते हैं, तो हमें ये पढ़ना बहुत जरूरी है। अब एक्सोथर्मिक क्या होता है, एंडोथर्मिक क्या होता है, ठीक है। तो आपने एक एग्जांपल देखा था, ठीक है, जो एंडोथर्मिक रिएक्शन होता है, ठीक है, इंडो नेम से है कि एंडोथर्मिक रिएक्शन में हम हीट देते हैं, ठीक है, इसे हीट की रिक्वायरमेंट होती है। एक ऐसे केमिकल, जैसे हमने पहले एग्जांपल में पढ़ा था कि जब हम वो जो क्विक लाइन को पानी में डिसॉल्व कर रहे थे तो हमारा वहाँ पे स्लेक लाइन बन रहा था और वहाँ पे टेम्परेचर बहुत हाई हो रहा था, तो वहाँ पे हमें हीट मिल रहा था, ठीक है, हीट मिल रहा था। तो जिस रिएक्शन से हीट मिले उसे हम क्या कहते हैं, एक्सोथर्मिक। इंडोथर्मिक क्या होता है,
ए केमिकल रिएक्शन इन विच हीट एनर्जी इज एब्जॉर्ब, यानी एक ऐसा केमिकल रिएक्शन जिसमें हीट एनर्जी देनी पड़े, ठीक है, उसको हीट एनर्जी की रिक्वायरमेंट हो उस रिएक्शन को करने के लिए, ऐसे रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, एंडोथर्मिक, यानी ऐसे रिएक्शन जिन्हें हमें हीट प्रोवाइड करने पड़े ताकि वो केमिकल रिएक्शंस हो पाए, ठीक है, हैपन हो पाए, ऐसे रिएक्शंस को हम क्या कहते हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। जैसे एग्जांपल में आप देख सकते हैं डिकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, यानी कि यहाँ पे जो कैल्शियम कार्बोनेट है ये CuCO3 सॉलिड, ठीक है, इसे जब हम हीट कर रहे हैं, ठीक है, तो ये टाइप ऑफ क्या था, डिकम्पोजिशन रिएक्शन में भी हमने पढ़ा, यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है, कैल्शियम ऑक्साइड मिल रहा है और साथ में क्या मिल रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड मिल रहा है। तो यहाँ पे हमने एक रिएक्टेंट लिया और इस दो प्रोडक्ट में टूटा, ठीक है, बट इसको ब्रेक करने के लिए हमें हीट देना पड़ा, ठीक है। ज्यादातर जो हमने ऊपर में पढ़ा डिकम्पोजिशन रिएक्शन, उस सब में क्या पढ़ा कि हमें हीट प्रोवाइड करना पड़ा था तब उसका ब्रेक डाउन हो रहा है, ठीक है। तो जिस केस में भी हमें हीट प्रोवाइड करना पड़े वो रिएक्शन कैसा हो जाता है, उसको हम क्या कहते हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शन, यानी उस रिएक्शन को हैपन होने के लिए हमें हीट की प्रोविजन देने पड़े, ठीक है, हमें खुद से हीट देना पड़े, तो वैसे रिएक्शंस क्या होते हैं, वैसे रिएक्शंस होते हैं हमारे एंडोथर्मिक रिएक्शंस, ठीक है। अब एक्सोथर्मिक क्या रिएक्शन होता है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है ऐसे रिएक्शंस जिनमें से हीट या फिर एनर्जी बाहर निकले, ठीक है, जब वो रिएक्शंस हो तो वो रिएक्शंस हमें प्रोवाइड करे हीट या एनर्जी, ठीक है, वो दे, ठीक है, रिएक्शन होने के बाद हमें बाई प्रोडक्ट में क्या मिले, एनर्जी मिले, तो ऐसे रिएक्शन को क्या कहते हैं, एक्सोथर्मिक, जो कि बाहर की तरफ हीट दे, और एंडोथर्मिक क्या, जिन्हें हमें देना पड़े हीट, ठीक है। मैक्सिमम जो डिकम्पोजिशन रिएक्शंस होता है वो एक्सोथर्मिक भी होता है, ठीक है। जैसे हम यहाँ पे देख सकते हैं कि जो हमारा रिस्पिरेशन होता है ये एक टाइप ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन होता है जिसमें एनर्जी जो होता है वो रिलीज होता है, ठीक है। अब रिस्पिरेशन कैसे होता है, देखिए जो डेली लाइफ में हम कुछ भी खाना खाते हैं, ठीक है, ब्रेड खाए, राइस खाए, ठीक है, ओट्स खाए वगैरह जो भी, तो उसमें कार्बोहाइड्रेट की मात्रा होती है और कार्बोहाइड्रेट में ग्लूकोज होता है, ठीक है, ग्लूकोज की फॉर्मूला होती है C6H12O6, जहाँ पे जो C होता है वो होता है कार्बन, H होता है हाइड्रोजन और O होता है ऑक्सीजन। तो ये जो ग्लूकोज होता है जब हम एयर लेते हैं, ठीक है, जब हम ब्रीथ इन करते हैं तो ब्रीथ इन में क्या होता है, ब्रीथ इन में हम क्या लेते हैं, ऑक्सीजन लेते रहते हैं, ठीक है, जब हम सांस लेते हैं क्या करते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, तो ये ऑक्सीजन रिएक्ट करता है ग्लूकोज के साथ, ठीक है, और ये टूटता है, ठीक है, बहुत सारे में, जो कि ये टूटता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस में, ठीक है, और किसमें, वाटर में, और साथ में प्रोवाइड करता है ढेर सारा एनर्जी, ठीक है, साथ में प्रोवाइड करता है ढेर सारा एनर्जी। तो जो हमारा रिस्पिरेशन है वो एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, क्या है, वो एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, ठीक है। देखिए जो रिस्पिरेशन है वो एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, ठीक है, जो एक्सोथर्मिक प्रोसेस है इसमें हमें ढेर सारा एनर्जी मिल रहा है। यहाँ पे क्या हुआ, जब ग्लूकोज जो है, जो हम खाना खाते हैं वहां से हमें जो ग्लूकोज मिलता है, ठीक है, फिर हम उसको ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराते हैं, ठीक है, जो हम ब्रीथ इन करते हैं वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है और हमें प्रोडक्ट में मिलता है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और बहुत सारे मॉलिक्यूल्स में एनर्जी मिलता है जिसके कारण हम दिन भर का काम कर पाते हैं, ठीक है, जिस वजह से हम खाना कभी नहीं खा पाए तो हमें एनर्जी जो है वो कम लगने लगती है, ठीक है। इस तरीके से जो हमारा रिस्पिरेशन हुआ वो क्या हुआ, वो एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस हुआ, ठीक है। अब हम यहाँ पे देख सकते हैं जो हमारा डेफिनेशन था डिकम्पोजिशन रिएक्शन का वो ये था कि जब कोई एक कंपाउंड टू या उससे ज्यादा कंपाउंड में टूट रहा, बट जो यहाँ पे रिटन है कि ये जो रिस्पिरेशन है ये टाइप ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, तो इसके बारे में श्योरिटी नहीं है, ठीक है, बिकॉज यहाँ पे तो हमारा दो रिएक्टेंट हो गया ना, एक ऑक्सीजन हो गया और एक ग्लूकोज हो गया, तो इसको आप नोटिस नहीं करेंगे, ठीक है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो रिस्पिरेशन होता है वो कैसा होता है, वो एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है, कैसा होता है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस, जहाँ से हमें क्या मिलता है, लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी मिलता है, ठीक है। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि हमने ये एग्जांपल भी देखा कि जब हम क्विक लाइम को लेते हैं, ठीक है, और जब क्विक लाइम को लेते हैं और वाटर से रिएक्ट कराते हैं तो हमें एक प्रोडक्ट मिलता है, जब हम दो रिएक्टेंट लिए एक प्रोडक्ट मिले वैसा कौन सा रिएक्शन होता है, वैसा होता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। यहाँ पे क्या हो रहा है, रिएक्टेंट कंबाइन आपस में जुड़ रहे हैं, जुड़ के एक प्रोडक्ट दे रहे हैं, ठीक है। तो इस केस में हमने क्या पढ़ा था कि जब हमारा यहाँ पे स्लेक लाइन बन रहा है जो कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, तो वहाँ पे हमें ढेर सारा एनर्जी मिलता है, एनर्जी यानी कि हीट, जब हम उस कंटेनर को टच करते, जब हम चूना को पानी में डाल देते हैं, जो हमारा क्विक लाइम है CaO, वो क्या होता है, चूना, जब हम पानी में डाल देते हैं और जब हम कंटेनर को टच करते हैं, जब ये स्लेक लाइन बन जाता है तो जो हमारा टेम्परेचर है वो बढ़ जाता है, ठीक है, बहुत बढ़ जाता है जिस कारण हाथ भी जल जाए। तो ये कैसा रिएक्शन हो गया, ये जो है वो हमें प्रोडक्ट में हीट प्रोवाइड कर रहा है, यानी कि ये रिएक्शन खुद हमें हीट दे रहा, ठीक है। तो जो ऐसे रिएक्शन जो हमें हीट प्रोवाइड करे वो कैसे हो गए, एक्सोथर्मिक, और जिन्हें हीट देना पड़े वो कैसे हो गए, एंडोथर्मिक, ठीक है, इस बात को आप कभी भूलेंगे नहीं,
ठीक है। और कुछ ये एक्सोथर्मिक एग्जांपल देख लो, जैसे नेचुरल गैस जब बर्न करता है, ठीक है, CH4 को जब हम लेते हैं ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराते हैं तो ये किस में टूटता है, कार्बन डाइऑक्साइड और H2O, और एनर्जी भी निकलता है वहां से। क्या निकलता है, एनर्जी, ठीक है। ये जो मीथेन गैस है, ठीक है, आजकल जो कॉम्पैक्ट जो CNG गैसेस चल रहे, ठीक है, CNG हम कहाँ पे भरते हैं, हम भरते हैं कार्स वगैरह में। जो CNG होता है कॉम्पैक्ट नेचुरल गैस, तो नेचुरल गैस में CH4 को ही भरा जाता है, जहाँ पे ये वाला रिएक्शन होता है और कार वगैरह को एनर्जी मिलता है, जिस कारण जो कार है वो ड्राइव हो पाता है, ठीक है, वो चल पाता है। तो ये भी टाइप ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। The decomposition of vegetable matter into compost is also an example of an exothermic reaction। यानी कि जब हम जो वेजिटेबल है, ठीक है, वेजिटेबल का जो छिलका हो गया हमारा, वो हम कभी ग्राउंड में डंप कर देते हैं, और डंप करने के बाद जब वो गल जाता है, ठीक है, जब वो बैक्टीरिया द्वारा गला दिया जाता है, तो वहां से भी एनर्जी निकलता है। वो भी एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, यानी कि वहां से भी कुछ अमाउंट में एनर्जी जो है वो रिलीज होता है। कब, जब हम छिलका, वेजिटेबल का जो छिलका है या फिर वेजिटेबल वगैरह को बैक्टीरिया द्वारा जब डिकम्पोस्ट किया जाता है, तो वो भी एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन का एग्जाम्पल होता है, यानी वहां से भी हीट या फिर एनर्जी रिलीज होती है, ठीक है। अब हम डिकम्पोजिशन में टाइप्स ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन देखेंगे, ठीक है। सबसे पहला जो टाइप ऑफ डिकम्पोजिशन, यानी कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन में हम लोग डिफरेंट जो टाइप्स ऑफ डिकम्पोजिशन है वो होता क्या है, ठीक है। तो जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन है इसमें हम लोग डिफरेंट डिफरेंट मीडियम यूज करते हैं, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट मीडियम यूज करते हैं किसी भी एक रिएक्टेंट को तोड़ने के लिए, डिकम्पोज करने के लिए। डिकम्पोज यानी टूटना। वो मीडियम हमारा इलेक्ट्रिसिटी भी हो सकता है, वो मीडियम हमारा हीट भी हो सकता है, या वो मीडियम हमारा लाइट भी हो सकता है। तो इसी मीडियम के बेसिस पे जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन को है उसको 3-4 टाइप में बांटा गया है, ठीक है। आई थिंक 3 टाइप में, 4 टाइप में नहीं, 3 टाइप में, ठीक है। उसको 3 टाइप में बांटा गया है, हीट के बेसिस पे, इलेक्ट्रिसिटी के बेसिस पे और लाइट के बेसिस पे। हीट के बेसिस पे जो डिकम्पोजिशन होता है वो होता है थर्मल डिकम्पोजिशन। क्या होता है, वो होता है थर्मल डिकम्पोजिशन। जब भी हम किसी सब्सटेंस का डिकम्पोजिशन कराते हैं हीट की मदद से, तो वैसा वैसा जो रिएक्शन होता है वो क्या हो जाता है, वो होता है थर्मल डिकम्पोजिशन। जैसे कि हम यहाँ पे ले रहे हैं लीड नाइट्रेट, इसका हमने फिर से एग्जांपल पढ़ा है ऑलरेडी और फिर से हम पढ़ रहे हैं। जिसे हमने लिया यहाँ पे लीड नाइट्रेट, ठीक है, जो कि है PbNO3 का होल ट्वाइस, जो कि सॉलिड होता है, ठीक है। इसको जब हम हीट कर रहे हैं, ठीक है, इसको जब हम हीट कर रहे हैं, तो हीट करने पे हमें यहाँ पे मिल रहा है लीड ऑक्साइड, ठीक है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन। यहाँ पे जो हमारा एक रिएक्टेंट है या दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट में टूट रहा है, और हम यूज क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हमारा जो मीडियम है, हम किसका यूज करके इसे डिकम्पोज कर पा रहे हैं, तो वो कर पा रहे हैं हम हीट की मदद से। किसकी मदद से, हीट की मदद से। तो जो हमारा हीट है वो यहाँ पे मीडियम हो गया, जिस कारण से ये जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन है वो किस कैटेगरी में आ गया, वो आ गया थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन की कैटेगरी में, ठीक है। अब हम देखते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन, यानी कि आपको यहाँ पे नाम से दिख रहा होगा कि ये कुछ नाम जो है वो इलेक्ट्रिसिटी से, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी से कनेक्टेड है। तो जब हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन के करते हैं, ठीक है, और वहां पे हम हेल्प लेते हैं इलेक्ट्रिसिटी का, रिएक्शंस इन विच कंपाउंड डिकम्पोजेस इनटू सिंपल कंपाउंड, यानी कि ऐसे रिएक्शंस जहाँ पे कंपाउंड, ठीक है, डिकम्पोज हो गए सिंपल, ठीक है, किसमें, सिंपल कंपाउंड में टूटे। और देखिए एक चीज ये, जब हम रिएक्टेंट लेते हैं तो वो होता है हमारा कॉम्प्लेक्स, ठीक है, वो कैसा कंपाउंड होता है, कॉम्प्लेक्स, और कॉम्प्लेक्स होता है और वो किसमें टूटता है, सिंपल रिएक्शन, सिंपल कंपाउंड्स में। तो ऐसे रिएक्शंस जिसमें जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है वो सिंपल कंपाउंड में टूटे, ठीक है, वो डिकम्पोज कर पाए विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बिकॉज ऑफ पासिंग ऑन इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, जब हम उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास कर रहे हैं तब वो हो पाए। तो ऐसे डिकम्पोजिशन को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन कहते हैं। इसे हम इलेक्ट्रोलाइसिस के भी नाम से जानते हैं, इस नाम का भी याद कर लेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको हम किस नाम से भी जानते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस के भी नाम से जानते हैं, जब हम इलेक्ट्रिसिटी का यूज करते हैं डिकम्पोज करने के लिए। जैसे एग्जांपल में, जब हम वाटर से जो है इलेक्ट्रिसिटी को पास करते हैं, तो वहां पे जो हमारा वाटर है वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में टूट जाता है, किसमें, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में टूट जाता है। दो में टूटा, ठीक है, एक रिएक्टेंट दो प्रोडक्ट में टूटा, तो ये हमारा क्या हो रहा है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। और हमने इस्तेमाल क्या किया, इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल किया, ठीक है। तो इस कारण जो ये एग्जांपल है वो एक एग्जांपल है किसका, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन का, ठीक है। फिर जब हम लाइट का यूज करते हैं, जो हमारा लाइट मीडियम हो जाए डिकम्पोजिशन रिएक्शंस का, तो उसे हम कहते हैं फोटोलाइसिस या फिर फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शंस। यानी ऐसे रिएक्शंस जिसमें एक जो कंपाउंड है, ठीक है, वो सनलाइट की प्रेजेंस में, सनलाइट जब जो लाइट है उसका मीडियम क्या है, वो लाइट हो गया, ठीक है, सनलाइट के प्रेजेंस में डिकम्पोज हो पाए, उस रिएक्शंस को हम क्या कहते हैं, फोटोलाइसिस या फिर फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शंस।
आप इस टर्म को फोटोसिंथेसिस से भी याद कर सकते हैं। जो फोटोसिंथेसिस था उसका नेम बेसिकली फोटोसिंथेसिस इसलिए था क्योंकि सनलाइट से हमें वहां पे लाइट मिल रहा था, तो हम टर्म यूज करते थे फोटोसिंथेसिस। उसी तरीके से हम फोटोलाइसिस की भी टर्म को याद कर सकते हैं। फोटोलाइसिस जो है जब लाइट के प्रेजेंस में डिकम्पोजिशन हो कोई भी एक कंपाउंड जो है, ठीक है, कोई भी एक रिएक्टेंट दो या दो से ज्यादा सिंपलर प्रोडक्ट में टूट जाए विद द हेल्प ऑफ सनलाइट, ठीक है, किसकी मदद से, सनलाइट की मदद से। तो वैसे डिकम्पोजिशन रिएक्शन किस कैटेगरी में आते हैं, फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शंस की कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे हम देखते हैं कि जब हम सिल्वर क्लोराइड यानी कि AgCl को लेते हैं, ठीक है, सिल्वर का जो पीरियोडिक टेबल में सिंबल होता है वो होता है Ag। धीरे धीरे आप याद करते चलेंगे, पीरियोडिक टेबल जो चैप्टर है हमारा, उस चैप्टर को जब हम पढ़ेंगे तो वहां पे हमारा कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा कवर हो जाएगा। तो जब हम AgCl को लेते हैं जो कि व्हाइट कलर का सॉलिड होता है और इसको हम लाइट में, ठीक है, यानी कि धूप में रख देते हैं, तो ये सिल्वर और क्लोरीन में टूट जाता है। ये सिल्वर और क्लोरीन में टूट जाता है। सिल्वर सॉलिड होता है जो कि ग्रे कलर का सिल्वरी ग्रे होता है, और क्लोरीन जो होता है हमारा गैस होता है जो कि निकल जाता है, जो कि ऊपर उड़ जाता है, ठीक है। जो हमारा फोटोग्राफिक पेपर है, ठीक है, पहले के जमाने में जब हम जो फोटोग्राफ्स वगैरह लेते थे तो उसको हम उसमें लेते थे। जो पहले था वो डिफरेंट था, वो छोटे छोटे इस टाइप के जो फोटोग्राफ्स थे वो आते थे, उससे हम सनलाइट के प्रेजेंस में देख पाते थे उसमें फोटो, ठीक है। तो जो फोटोग्राफिक पेपर है, ठीक है, उसमें हम इस डिकम्पोजिशन रिएक्शन का इस्तेमाल करते हैं, जहाँ पे हम सिल्वर क्लोराइड की कोटिंग करते हैं, सिल्वर क्लोराइड यानी AgCl की कोटिंग करते हैं, और फिर हम जब ये धूप में जाता है, ठीक है, तो ये ग्रे हो जाता है। वो ग्रे इसलिए होता है क्योंकि जो क्लोरीन गैस होता है वो निकल जाता है, बचता कौन है, बचता है हमारा सिल्वर। सिल्वर बचता है, इस वजह से वो क्या होता है, वो जो फोटोग्राफिक पेपर है वो ग्रे हो जाता है जब सनलाइट के प्रेजेंस में जाता है। ये इसलिए होता है क्योंकि जो सिल्वर क्लोराइड होता है वो एक कलरलेस होता है, ठीक है। जो सिल्वर क्लोराइड है वो क्या है, वो एक कलरलेस, और इसका यूज हमने कर लिया, और जब हम सनलाइट के प्रेजेंस में उसको लेके जाएंगे तो सिल्वर एक ग्रे मेटल होता है, इस वजह से सिल्वर की प्रेजेंस जो बच जाती है उस वजह से वो किस कलर का होता है, ग्रे कलर का हो जाता है। तो यहाँ पे हमारा आज का जो लेक्चर है वो खत्म होता है। अगर लेक्चर पसंद आया होगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करेंगे, और पिछला लेक्चर जरूर देख लेंगे अगर जो बच्चे न्यू है इस लेक्चर में, और आगे वाले लेक्चर्स का इंतजार करेंगे। थैंक यू सो मच।